क्या सारे जिम ट्रेनर लोंडियाबाज होते हैं? इनकी तरह भाई से क्या सत्तू पाउडर सिर्फ एक पीआर स्टंट था? उनकी तरह भाई कर लूं एक बार। क्या कीगल वर्कआउट से डिक साइज इंक्रीज होता है? भाई होता है क्या? भाई कर लूं। क्या एआई जिम इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने वाला है? जानेंगे इन सब सवालों का जवाब। हमारे साथ मौजूद है मिलन सागर, जो कि पिछले कई सालों से जिम इंडस्ट्रीज का हिस्सा है और अब एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के ओनर है जिसका नाम है एडम एंड ईव जिम्स। उनसे जानेंगे इन सब जिम ओनर्स के लूप होल्स, जिम ओनर्स के स्ट्रगल, चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं और साथ ही जानेंगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का राज। तो चलिए स्वागत करते हैं मिलन सागर का। कैसे मिलन भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई, एकदम कैसी चल रही है आपकी जर्नी जिम इंडस्ट्री में? एकदम शानदार चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो नया साल था तो काफी बेस्ट टाइम है। तो खैर टचवुड ऐसी चलती रहे। मिलन भाई, जब आपने जिम शुरू करी, जिम इंडस्ट्रीज में आना, जिम इंडस्ट्री में आप जब पहला कदम रखा, स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे इस इंडस्ट्री में खास करके? मैंने जब अपना बिजनेस टेक ओवर किया था, तो मेरे डैडी का बिजनेस है, जब से मैं आया था, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने ये फेस किया वो मेरे मेरे बिजनेस के लिए ये था कि मेरे पास फुटफॉल आ रही थी, पर मेरी दिक्कत ये थी कि मेरे पास फुटफॉल आ रही थी पर रेजिडेंशियल रेट जीरो था मेरा। लोग हर महीने नए आ रहे हैं और रिन्यूएबल रेट बहुत कम था मेरा। तो जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये था, ये पता लगाना कि यार ये लोग आ तो रहे हैं पर ये रुक क्यों नहीं रहे हैं। ये था जो सबसे बड़ा चैलेंज में टैकल करना पड़ा कि न्यू एंट्रीज तो मेरे पास आ रही है, मतलब मेरी जगह अच्छी है कि मैं लोग गैदर कर पा रहा हूँ, लोग ला पा रहा हूँ, पर वो रुक नहीं ले लंबे टाइम तक। चलिए, ये भी एक तरह का चैलेंज ही है और काफी और भी चैलेंजेस इसमें जिसमें आके बातें करेंगे। एक नया चैलेंज आजकल मार्केट में आ रहा है, इससे जिम इंडस्ट्री में नहीं, हर एक इंडस्ट्री में, जो कि एआई। एआई से सब भली बात ही जानते हैं क्या है क्या नहीं है। क्या एआई जिम इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर सकता है? क्या जिम इंडस्ट्रीज को एआई से खतरा है? जिम इंडस्ट्री उन चंद इंडस्ट्रीज में से एक है जिसको एआई कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई का इस्तेमाल करके आप अपनी जिम की सर्विसेज और सेल इंक्रीज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो एआई एज अ होल कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। आप एआई का इस्तेमाल करके अपने मेंबरशिप को, अपने मेंबर्स को एक अच्छा और प्रीमियम एटमॉस्फेयर और एक अच्छा और प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एआई आपके लिए डाइट बना सकता है, एक प्रॉपर डाइट चार्ट, एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान। एआई आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है नॉलेज के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एआई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जैसे कि जो चीज़ें सिर्फ एक पर्सनल ट्रेनर ही आपको प्रोवाइड कर पाएगा दिन के अंदर। एक पर्सनल ट्रेनर का काम सिर्फ वर्कआउट बताने के अलावा भी बहुत सारा होता है, आपको मोटिवेट करता है, उसका ह्यूमनली वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एआई आपको कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग, या कौन सा पर्टिकुलर वर्कआउट प्लान आपके लिए बेस्ट है। ये जो इंसान आपको फिजिकली देख पा रहा है, आपके प्रोज जानता है, आपके कौन जानता है, तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये वो पर्सनल ट्रेनर ही आपको प्रोफेशनली गाइड कर पाएगा। चलिए मिलन, आपने डाइट के बारे में बात करी, एआई के बारे में बात करी। मैं जानना चाहूंगा, मोस्टली जो इंडियन हाउस होल्ड होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, वो हमें सप्लीमेंट लेने से, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन या स्टेरॉइड्स वगैरह लेने से मना करते हैं। आपके हिसाब से लेनी चाहिए ये सारी चीजें या नहीं लेनी चाहिए? क्या इम्पेक्ट पड़ता है इसका हमारी बॉडी पे? देखो, जिम करने के लिए सप्लीमेंट्स लेना या प्रोटीन या क्रिएटिन कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। ये हर एक इंसान का पर्सनल गोल होता है कि उसको ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, एक पर्टिकुलर बॉडी वेट, एक पर्टिकुलर फिजिक, जिसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती हैं। पर ये मस्ट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लेके ही प्रोटीन कवर करेंगे, या एक पर्टिकुलर क्रिएटिन लेके या फिर पी वर्कआउट लेके वो बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्या बिना सिंथेटिक चीजों के भी हम बॉडी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप प्रॉपर डाइट पे रहें, प्रॉपर चीज़ें कंज्यूम करें अच्छे से। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्रॉपर खाने से, घर के खाने से कवर ना कर पाए, आपको स्पेशली प्रोटीन पे रिलाई करना पड़े। प्रोटीन की बात करी, वे मसल की बात करी, तो जाहिर सी बात है सत्तू पाउडर की भी बात होगी। बिल्कुल। आपके हिसाब से सत्तू पाउडर कितना रिलाई करता है हमारी फिटनेस गोल को पूरा करने के लिए, हमारे प्रोटीन इंटेक को पूरा करने की? सत्तू पाउडर कहाँ तक रिलाई करता है? अभी हाल ही में काफी ट्रेंड चल रहा है सत्तू पाउडर का। आपके अकॉर्डिंग सत्तू पाउडर क्या है? सत्तू पाउडर बेसिकली बनता है चने को पीस के। सत्तू पाउडर 10 में इसलिए आया क्योंकि जिन भाई साहब ने इस बारे में बात करी, वो भाई साहब इन्फ्लुएंसर हैं। बिल्कुल। और उनको अपने आप को बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से अलग दिखाना है, जो कि हर इंसान चाहता है। तो उन्होंने मार्केट में एक ऐसी चीज़ बोली, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जो आज की यूथ है उनको नहीं पता। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे मार्केट किया कि लोगों को लगा कि यार सत्तू पाउडर तो बड़ी अफोर्डेबल चीज़ है, बड़ा ऐसा बड़ा वैसा, ये वो, उसको मजाक के लिए, उसको ट्रोल के लिए। अब चाहे लोगों ने उन भाई साहब की टांग खींची या ट्रोल करा, उन भाई साहब ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली। लेकिन हाँ, जो भी है,
सत्तू पाउडर से आपकी एनर्जी सत्तू पाउडर से आपको एनर्जी आती है। सत्तू पाउडर से आप कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू पाउडर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहेंस करे। वो आपको एनर्जी दे सकता है, वो एक हद तक आपको गेनिंग के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सत्तू पाउडर पे रिलाई करना, आप कभी भी अपना डिजायर्ड फिजिक अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप सोलमी रिलाई करेंगे सत्तू पाउडर पे। जिनके बारे में हमने भी बात करी, क्या सत्तू पाउडर उनका सिर्फ एक पीआर स्टंट था? बिल्कुल था पीआर स्टंट, उनका पीआर स्टंट सही है, वो पीआर स्टंट। उन्होंने अपने एंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए सब कुछ करा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, उन्होंने उस चीज़ को मोनेटाइज करा। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली जिसके बारे में यूथ अवेयर नहीं है। सत्तू पाउडर आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से कंज्यूम होता रहा है हाउस होल्ड्स में। उसको एनर्जी के लिए पीते थे, कहीं जा रहे हैं किसी काम से, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सत्तू पाउडर पी के चले गए, दूध में डाल दिया, पानी में डाल दिया अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि वो आप उससे बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे, अपने डिजायर्ड फिजिक अचीव कर पाएंगे सिर्फ उसके रिलाई करके। आपको खाने में और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, आपको डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप बॉडी बिल्डिंग या फिर प्रॉपर साइज गेन कर पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो एक देसी प्री वर्कआउट या देसी प्रोटीन के लिए वो काम कर सकता है। आप देसी प्री वर्कआउट की भी आपने बात करी, तो मैं देसी जिम्स की बात करना चाहूंगा। देसी जिम से मेरा मतलब है अखाड़े। अभी भी गांव वगैरह में जो देहात इलाके हैं या गांव वगैरह, उनमें अभी भी अखाड़ों की डोमिनेंस है। आपके हिसाब से क्या बेटर है, जिम या अखाड़े? सबसे पहले ये जाने कि अखाड़ा होता क्या है। अखाड़े में प्रैक्टिस की जाती है रेसलिंग स्टाइल, जो कि है कुश्ती, और कुश्ती है स्पोर्ट। वो प्रैक्टिस करते हैं रेसलिंग, एक कॉम्बैट स्टाइल है वो। तो कुश्ती करने में और जिम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। रेसलिंग करने से आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, एजिलिटी इंक्रीज होगी, स्टैमिना इंक्रीज होगा, नो डाउट आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन मसल गेन जरूरी नहीं है। अगर वो मसल गेन करना है प्रॉपरली, कि मेरा पर्टिकुलर बाइसेप इंसर्ट होना चाहिए, मेरी चेस्ट ऐसी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको जिम में करनी पड़ेगी, क्योंकि जिम में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सोलली फोकस करते हैं आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, बॉडी मसल्स पे, जो कि अखाड़े में होती नहीं है। मशीनें बहुत कम होती हैं, या कई अखाड़े में होती ही नहीं है। तो अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, तो जिम इज़ द प्लेस। अगर आपका गोल है स्टैमिना, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, तो अखाड़ा आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी सोलली फोकस करते हैं आपके मसल्स पे, आपको बाइसेप्स के लिए, आपके बैक के लिए। पर अखाड़े में ऐसे कोई इक्विपमेंट या तो होते नहीं है या तो बहुत कम होते हैं। निरंजन, आपने बोला कि अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है या मास गेन करना है तो हमें जिम बेटर है, ना कि अखाड़ा, क्योंकि जिम में हमें एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। निरंजन, मेरा आपसे एक सवाल, आजकल हर एक एरिया में, हर एक गली में 2-2, 3-3 जिम खुले हुए हैं। कोई बड़े जिम भी है तो कोई छोटे जिम भी है, जिसे माइक्रो जिम्स वगैरह कहते हैं, जो छोटे लेवल पे बने हैं। हम बड़े जिम में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छे डिलीवरेबल्स अवेलेबल है, सर्विसेज अवेलेबल है। हम देखते हैं स्कोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ वगैरह वगैरह वगैरह, एन नंबर ऑफ सर्विसेज वो हमें दे रहे हैं। क्या इस सब सर्विसेज से छोटे जिम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये छोटे जिम का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हैं बड़े जिम? देखिए, सबसे पहली बात एक बिजनेसमैन के लिए सोचने के लिए ये है कि एक एरिया में चाहे 10 जिम हो, चाहे 50 जिम, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एरिया में कितने जिम है उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि सारे जिम सेम ही दिखते हैं, सब जिम ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल है, तो वो कस्टमर के लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो हर बिजनेसमैन जो जिस तक जिम है, उसको स्टैंड आउट करने के लिए अपने जिम को अलग दिखाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा। और वो अलग कैसे बनाएगा? तो हर जो जिम ओनर है, जो इन्वेस्टर है, वो ये सोचता है कि यार मैं अपने बिजनेस में ऐसा क्या करूं कि मैं अलग दिखूं। तो वो पूल टेबल भी ले आया, वो कैफे भी ले आया, वो स्पा सोना भी ले आया, खुद को अलग दिखाने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज़ एक बेंचमार्क बन चुकी है कि अगर जिम में आपने पर्टिकुलर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो ही आपका जिम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो अब जब जिम के अमाउंट इतने इंक्रीज हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के, तो कहीं ना कहीं उसका जो रेपरकशन है वो कस्टमर्स पर आता है, क्योंकि जिम की फीस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और हर इंसान वो चीज़ें, वो सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता। जो छोटे जिम है वो यहीं पे इस दिक्कत का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि खुद को एक स्पेसिफाइड फील्ड में मार्केट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जिम का नाम है एडमिनिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियोज। तो हर वो जिम वाला जो कि माइक्रोवेव में ऑपरेट कर रहा है, उसको ये पता लगाना चाहिए अपने बारे में कि वो क्या बेस्ट ऑफर कर सकता है। क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या वो डांस क्लासेज है, क्या वो कार्डियो क्लासेज है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हर माइक्रो जिम वाला खुद को मार्केट करेगा, खुद को पोजीशन करेगा मार्केट में इस हिसाब से, जिसमें भी वो स्पेशलाइज है वो, तो वो काफ़ी हद तक मार्केट को बीट कर पाएगा और अपने लिए स्टैंड ले पाएगा मार्केट में। मतलब लोगों की फिटनेस
कैसे मैटर करती है जिम बढ़िया है या बेकार? जैसे हम जिम जाते हैं तो हमारे पास 10 चीजें आती है सामने कि इस जिम में ये, इस जिम में वो। क्या वो फिटनेस गोल पूरे करने के लिए मैटर करती है कि जिम में कौन से इक्विपमेंट्स है, जिम कैसा है, जिम में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइडेड हो रही है? अब जिम जो है वो नॉर्मल जिम नहीं रहे। अब जिम बन चुका है कम्युनिकेट करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, एक सोशल स्पॉट है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो इंसान हैं जो अपने हैवी शेड्यूल से टाइम मिला के जिम करने जा रहे हैं। आपको बस जिम चाहिए, चाहे वो जिम बहुत हाईटेक हो, चाहे वो नॉर्मल जिम हो। आपको एज लॉन्ग एज जिम हाइजीनिक साफ मिल रहा है और इक्विपमेंट्स अवेलेबल मिल रहे हैं, तो आप उसमें प्रिटी मच बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं और अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं, रिगार्डलेस की जिम कितना हाईटेक है कितना नहीं है। जो लोग जिम इंडस्ट्री में कूदना चाहते हैं, जो लोग जिम शुरू करना चाहते हैं, अपना जिम खुद का बनाना चाहते हैं, क्या फैक्टर्स है जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए जिम खोलने से पहले? जिम खोलने से पहले सबसे जो मेन फैक्टर है, एक ओनर को पता होना चाहिए कि वो खोल जिम कहाँ रहा है, वो लोकेशन क्या है और उस लोकेशन में कंपटीशन कितना है, और जो कंपटीशन है वो चार्ज किस तरीके की चीज़ कर रही है, उनका जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो क्या चल रहा है मार्केट में। तभी वो अपना खुद का बजट बना पाएगा और खुद को पोजीशन कर पाएगा तरीके से मार्केट में, वरना वो भीड़ में ही दिशे छुप जाएगा। फिर भी एक मिनिमम बजट की अगर बात की जाए, एक जिम खोलने के लिए कितना मिनिमम बजट चाहिए होता है? आज जिम इंडस्ट्री इतनी हाईटेक हो चुकी है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे भी काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट मिल जाते हैं। जिम खोलने के लिए 5 से 10 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए भी इनफ है, सफिशिएंट है एक अच्छा जिम खोलने के लिए। और 2 करोड़ रुपए भी कम है, डिपेंडिंग कि आप जिम का खोल रहे हैं, आप चाहते हैं कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे सर्विसेज है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। चलिए मैम, काफी सारी बातें हो गई। अब एक सेगमेंट हम करते हैं जो स्टीरियोटाइप शुरू से हम देखते रहे लोगों के मन में बना हुआ है, बहुत सी जिम ओनर्स को लेके, जिम वालों को लेके और जिम के लिए लेके। सबसे पहला मिथ तो ये है कि जो ज्यादातर मेल ट्रेनर होते हैं, जो जिम ट्रेनर, वो खास तौर पे लड़कियों पे ध्यान क्यों देते हैं? हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसका अच्छा। पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लड़कियों पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ये चीज़ फैक्चुअल है। और लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है, लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देने का कारण ये है कि जो फीमेल क्लाइंट्स होती हैं वो मोर कन्वर्टेबल होती हैं पीटी के लिए एज कम्पेयर टू मेल क्लाइंट्स। और पीटी प्लेज क्वाइट सम डिसेंट रोल व्हेन इट कम्स टू जिम अर्निंग। तो फीमेल क्लाइंट पे ध्यान देने का ज़्यादा मतलब ये है कि वो कन्वर्टेबल बेटर है पीटी के लिए। अगर मेल क्लाइंट्स भी हैं कन्वर्टेबल तो उन पे भी नो डाउट उतना ही ध्यान दिया जाएगा। पर जो ज़्यादातर मेल्स होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पूछना, ट्रेनर तो बेवकूफ़ खड़ा है, ट्रेनर से हम क्यों पूछें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा दूर भगते हैं मेल से और फीमेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन दिक्कत यहीं आती है, दिक्कत वहाँ आती है जब बाकी लोग को ये लगने लगता है कि यार ये पर्टिकुलर ट्रेनर जो है वो ध्यान दे रहा है सिर्फ कुछ ही लोगों पे और वो कुछ ही लोग सिर्फ फीमेल्स ही हैं। तो दिक्कत यहाँ पे जिनके मैनेजमेंट की है। आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ओनर को शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये हमसे कुछ बताता नहीं है, हम पूछते हैं हमें देखता नहीं है, तो आप इसमें प्लीज़ इसको बोलो कि हम पे भी ध्यान दिया करे। अगर वो नहीं कर रहा तो इसमें फॉल्ट जिम के मैनेजमेंट की है और गलती ओनर की है। अगर वो इस तरह का माहौल जिम में बनने दे रहा है कि ट्रेनर सिर्फ फीमेल्स में ही इन्वॉल्व रहता है। जो जिम ओनर होता है, हम अक्सर देखते हैं जब हम जिम करने आते हैं तो हमारे पास जिम का स्टाफ होता है, आसपास हेल्पर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होती है या होता है। लेकिन जो जिम ओनर होता है उसका जिम में क्या काम है? हम देखते हैं जिम वो आते हैं, वो फीस लेता है, नोट गिनता है और चले जाता है। उसके अलावा हमने जिम में तो एज सच कोई काम देख रहे हैं जिम ओनर का। तो मेरा आपसे सवाल, क्या जिम ओनर का कोई काम होता है या जिम ओनर वेला होता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका वो जिम है वो इंसान पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपने बिजनेस में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद खड़ा होकर ट्रेनिंग कराए या वो खुद झाड़ू पोछा मारे या वो खुद क्लाइंट से डील करे तो ही वो काम कर रहा है। बिहाइंड द पिक्चर बहुत से टास्क होते हैं जो कि किसी को दिखते नहीं है, जैसे कि रेंट्स के लिए, सैलरीज के लिए, मैनेजमेंट ऑपरेशन होते हैं। बहुत सारी हेडेक होती हैं जो एक जिम ओनर फेस कर पाए, जो किसी को पता नहीं होती। आपको सिर्फ दिखता है कि वो आया, पैसे लिए, उसमें चला गया, वो बस पैसे गिन रहा है और कुछ नहीं कर रहा जिम में। तो जिम ओनर के लिए बहुत सारी हेडेक्स होती हैं जो वो बिहाइंड द पिक्चर फेस करता है, तो किसी को वो बताता नहीं। कुछ हेडेक आज अगर मिथ क्लियर हो जाए ये वाला तो। जैसे कि मैंने कहा आपको, रेंट आप भी होता है, जिम ओनर है। रेंट होता है, सैलरीज होती हैं, अपने वर्कर सैलरीज होती है, कि काम ठीक से हो रहा है, मैनेजमेंट देखनी पड़ती है पूरी, बहुत सी चीज़ें हैं, बिजली का बिल हो गया, चीज़ें टूटती फूट रही हैं, क्लाइंट पीछे से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब कोई आपस में किसी की कुछ बात हो गई, वो पता लग रहा है कि भाई आपकी जिम में ऐसा हो गया, आप कहाँ हैं, ये हो। तो बहुत सी बैंड पीछे चीज़ें होती हैं जो एक ओनर फेस करता है पर किसी को बताता नहीं हो। इसे काफी एक, मैं इसे मिथ नहीं कहना चाहूंगा, इसे मेरे हिसाब से तो एक फैक्ट ही है। अभी रिसेंटली काफी हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं कि आए दिन हम देखते हैं जिम जा रहे हैं, जिम में हार्ट अटैक आ रहा है। इसका रीजन सप्लीमेंट्स को भी दिया जाता है, एक्सेसिव जिम को भी दिया जाता है। क्या रीजन है इसका हार्ट अटैक का? क्या सच में इसमें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या एक हाइप है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या हार्ट अटैक रेट्स बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं।
क्या हार्ट अटैक्स बढ़ने का कारण जिम है? तो बिल्कुल भी नहीं। हार्ट अटैक जो बढ़ रहे हैं वो सिर्फ जिम में नहीं बढ़ रहे, वो हर जगह के लिए ही है। लोग घर पे ऑफिस में ट्रैवल करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है नेग्लिजेंस, जो भी लोग अपनी हेल्थ पे दे रहे हैं। क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सारा सबसे बड़ा मेन रोल यही प्ले करता है हार्ट अटैक में, कि बंदे का लाइफस्टाइल कैसा है। अब आप कुछ भी स्मोक कर रहे हैं, अब वेपिंग करते हैं, आप स्मोक करते हैं, और आप सोचेंगे जिम में आके आप अच्छे से प्रॉपर टाइम से वर्कआउट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। आप उल्टा सीधा खाना खाते हैं बाहर से और सोचें कि मैं एफिशिएंटली वर्क वेट लिफ्टिंग कर लूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद को पुश कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ में जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हार्ट रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हर इंसान का पर्सनल लाइफस्टाइल। वो जिम आने से पहले क्या खा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। आप स्मोक करते हैं, आप वेपिंग करते हैं, और आप किसी की जिम में आके मैं एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाऊंगा, मैं स्टैमिना ऑन पीक रहेगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप बाहर से उल्टा सीधा खाना खाते हैं, छोले भटूरे, बर्गर, पिज्ज़ा, और आपका ये सब चीज़ें कंज्यूम करना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, रेगुलरली आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी नेचुरल कि आप जिम में आके अच्छे से वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म ही आपका डेड हो चुका होगा तब तक। तो हैवी स्टमक लेके जिम में आएंगे और अपने बॉडी को आप ऐसे वर्कआउट कंडीशन में डालेंगे जिसमें आपका हाई ब्लड रेट रहता है, तो दैट्स वेरी नेचुरल। मेरे भाई एक मिथ हो रहा है लोगों के बीच में कि जिम करने से हमारी सेक्स ड्राइव अच्छी होती है, सेक्स टाइमिंग बढ़ती है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। जिम करने से आपका ब्लड का फ्लो खुलता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्ड होते हैं, आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं, तो आपको काफी हद तक एनर्जी फील होती है अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और जिम के अंदर काफी सारी मूवमेंट्स, काफी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो पर्टिकुलरली फोकस करती हैं आपके अब्डोमिनल एरिया पे। जैसे कि हो गई कीगल एक्सरसाइजेस या फिर लेग वर्कआउट। तो कीगल करके आप काफी हद तक अपना अपना डिक साइज, अपना बेड टाइम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। कीगल का हमने सुना था आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, क्या है कीगल के बारे में थोड़ा बताइए, कीगल के क्या फायदे हैं? कीगल के बहुत सारे फायदे हैं। कीगल हेल्प करता है ब्लड के फ्लो में। कीगल हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में, उसको रेगुलेट करने में। लेकिन कीगल एज अ होल आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता। अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं लेग्स के, तो आपको लेग वर्कआउट करना पड़ेगा फॉलो, और रूटीन है उसका प्रॉपर। कीगल सिर्फ आपके पेल्विक फ्लोर की मोबिलिटी के लिए होता है। और अगर आपका फोकस मेरे भाई ये है कि मेरे को भाई बड़ा डिक साइज चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए, तो भाई कीगल इज द थिंग, आप वो कर सकते हैं। लेकिन कई लोग शर्माते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट्स थोड़ी अलग किस्म की होती हैं। लोग शर्माते हैं जिम में करने के लिए, लोग जज करेंगे, कोई लोग भी सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप शर्माते हैं जिम जिम के अंदर वो परफॉर्म करने में, तो आप नॉर्मल लेग वर्कआउट भी कर सकते हैं। वो भी काफी हद तक आपको हेल्प करेगा वो चीजें अचीव करने में। चलिए मिलन भाई, अब एक आपसे मेरा सवाल, चाहे सोच लीजिए मेरे खुद के लिए ये सवाल। जैसे हमने आपकी भी फोटो देखी, जब जिम शुरू करने से पहले आप एक थोड़ा ओवरवेट, कह सकते हैं हम ओवरवेट थे थोड़े। क्या मंत्र है ट्रांसफॉर्मेशन का? कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? कैसे मेरे जैसे लोग और थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं? जो लोग ओवरवेट है वो कैसे फिट होते हैं? थोड़ा एक मंत्र दीजिए, क्या है सारा सिस्टम इसका? मीत भाई, मेरा जो मंत्र था वो मैंने ये फील किया थी, मुझे खुद को शीशे में देख के नफरत होने लगी थी कि मैं थक चुका था खुद को उसी पर्टिकुलर कंडीशन में देखते। बहुत मोटा था, तो मैं चाहता था कि मैं अपनी जवानी का समय, अपने पीक जो मेरा एज थी, वो मैं ऐसे मोटे रह के या टेढ़े मेढ़े रह के नहीं वेस्ट करना चाहता था। मैं चाहता था खुद को फील कर पाऊँ अपने पीक परफॉर्मेंस पे। मैं जिम चालू किया। लेकिन आजकल ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हैं वो हवाबाजी के लिए या रील्स बनाने के लिए जिम जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो उनका ध्यान अपनी कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से हट के सिर्फ इस पर आ रहा है क्या रील बननी है, फोर्स होनी है, फेमस हो जाना है। जो भी आदमी जिम जा रहा है वो ये सोच रहा है क्या बस मेरी वीडियो बन जाए, मेरी रील बन जाए, मैं क्या पता इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। तो डायरेक्शन काफी चेंज हो चुका है। पहले जिम जा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। अब लोग जिम जा रहे हैं क्रिएटर बनने के लिए, क्योंकि क्रिएटर बनना है। ये चीज है जो अब चेंज शिफ्ट दिख रहा है एक इस इंडस्ट्री में और कस्टमर्स कमिंग। अच्छा मिलन, अभी आपने बात करी हवाबाजों की, या जो लोग हवाबाजी के लिए बॉडी बनाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल की, जो आजकल जेंजी लाइफस्टाइल चलती आ रही है, जैसे रील्स वगैरह में हो गई, तो वो हम देख रहे हैं वेपिंग कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, बहुत कुछ जंक फूड भी कह सकते हैं हम, बहुत कुछ कर रही है, लेट नाइट जागना, क्लबिंग, पार्टी। इससे हमारी जिम पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी जिम लाइफस्टाइल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जेंजी जो है, जेंजी का रुझाव सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। और सोशल मीडिया पे जब से ही ये चीजें एक ट्रेंड बन गई हैं, जिम करना या फिर स्विमिंग करना या फिर रन क्लब्स, तो जो हमारा यूथ है वो मोटिवेट तो हो रहा है जिम करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो बहुत मोटिवेट हो रहा है। लेकिन इस मोटिवेशन में आके वो ये भूल जा रहा है कि वो एक इंसान है, और उसको एक पर्टिकुलर फिजिक अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या फिर एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के टाइम लगता है।
अब रील्स पे लोग देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी, इन्फ्लुएंसर्स की ग्रोथ देखते हैं, या कोई लड़की किसी और लड़की को देखती है कि यार उसने तो इतनी जल्दी वेट लूज कर दिया, या उसने इतनी जल्दी ये पर्टिकुलर चीज अचीव कर ली, तो वो खुद को भी उसी पोजिशन में रखते हैं, यार मुझे भी 1 महीना हो गया, मैं भी इतना वेट अचीव कर सकता हूँ, या भाई मेरी बॉडी भी नहीं बन रही, मैं भी तो पूरी चीजें खा रहा हूँ, मैं भी तो प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं भी तो ये ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से जो यूथ है वो काफी गुमराह हो चुकी है, क्योंकि मोटिवेशन तो पूरा मिल रहा है उनको, यूथ को मोटिवेशन पूरा मिल रहा है, मगर नॉलेज नहीं मिल रही। मोटिवेट तो पूरे हैं कि जिम करना है, ये करना है, सामान चला दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रखे हैं इस लूप में कि फोन पे देख के कि यार वो इंसान तो बड़ा फिट है, वो इंसान तो बड़ा लीन है, मैं क्यों नहीं, और ये अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और मीत भाई जेंजी का जो है रुझाव कुछ ज्यादा ही है उल्टी सीधी चीजों में, वो मास्टरबेशन कर रहा है, वो वेब फूक रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो शराबे पी रहा है, तो भाई इस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनके जिम की परफॉर्मेंस पे भी आएगा। अब जब उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो वो कैसे ये सोच सकता है कोई जेंजी या फिर कोई बच्चा कि यार मैं जिम जाके 1 महीने में फिट हो जाऊंगा, मैं जिम जाके 2-3 महीने बॉडी बना लूंगा, जब लाइफस्टाइल उसका हेल्दी नहीं है, लाइफस्टाइल उसका वो राजी नहीं है वो चीजें करने के लिए, तो फिर जिम क्या करेगा उसने। जो लोग जिम खोलना चाह रहे हैं, जिम इंडस्ट्री में कूदना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मंत्र आप देना चाहेंगे जिससे वो कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर एक बिजनेस में हमें चाहिए। तो जिम इंडस्ट्री में क्या करे क्या ना करे, जो लोग जिम शुरू करना चाह रहे हैं, जिम इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए जिम एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नो डाउट, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, लोग चाह रहे हैं जिम खोलना, और जिम खोलने के लिए वो काफी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी है। एक इंसान एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं सजेस्ट करूंगा अपने और भाइयों को जो जिम खोलना चाहते हैं वो ये है कि जिम खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो आपने ध्यान देना है वो ये है, आपने पेशेंट रहना है। आपने इस भीड़ में दौड़ना कि यार मैं 30 कम कर देता हूँ, यार मैं ये ऑफर निकाल दूँ, वो ऑफर निकाल दूँ, मेरे फुटबॉल आ गया। आपने जो सोच के जिम खोला था, जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए सोचा था, आप उस पर स्टिक रहें। और मार्केट में चल रही भीड़ से कि कोई किसी जिम में कितनी भीड़ जा रही है उसके ट्रेन काट लूँ, मैं कीस कम कर लूँ, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में 1-2 महीने के लिए, लेकिन वो टाइम चला जाता है, और आखिर में जो काम आएगा वो आएंगे आपके मॉडल्स, और जो सोच के आपने वो जिम को शुरू किया था, चाहे वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में हो, तो आपने मार्केट में किसी पर्टिकुलर जिम या किसी पर्टिकुलर टेक्निक के पीछे भक्ति भीड़ के चक्कर में अपने अपने जिम को या अपने बिजनेस स्टाइल को नहीं मॉडिफाई करना। यही मैं सजेस्ट करूंगा, और मैं उन भाइयों को जो जिम खोलना चाहता है। चलिए मिलन, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के फिटनेस के बारे में, जिम इंडस्ट्री के लूप होल्स, जिम इंडस्ट्री के फैक्टर्स के बारे में जान करके काफी अच्छा लगा। आशा करते हैं दोबारा मिलेंगे, और जब मिलेंगे तब मैं भी आपकी तरह थोड़ा हेल्दी रहूंगा, थोड़ा फिट बिल्कुल फाट होके बिल्कुल। आऊंगा। चलिए मिलन भाई, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।